Hello everyone, myself Dr. Noorjahn. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। सब मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के इस टॉपिक पर बात करूंगी। मैं एमए फाइनल ईयर अंतर्राष्ट्रीय कानून पेपर पर आपसे बात कर रही हूं और जो टॉपिक हमारा इससे पूर्व की कक्षा में चल रहा था वो था राज्यों का उत्तरदायित्व। और राज्यों के उत्तरदायित्व में मैंने आपको पहले बताया था कि राज्यों के उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और राज्यों के उत्तरदायित्व में कौन कौन से कैटेगरी आती है। और उसमें हम लोगों ने कई कैटेगरी आपको उपलब्ध करवाई थी और उपलब्ध करवाने के बाद आज इस टॉपिक का जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी जो पड़ाव है वो है कि राज्यों के दायित्व के बचाव। राज्यों के दायित्व के बचाव के बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अनुच्छेद 1980 के अनुच्छेद 29 से 35 यानी 29 से 35 के बीच में राज्यों के दायित्वों को बचाव का प्रावधान जो है वो स्पष्ट किया गया है। और बचाव के प्रावधान के 7 बिंदु आप स्पष्ट देख रहे हैं, जिसमें सहमति है, अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कार्यों के प्रति जवाबी कार्यवाही है, अप्रत्याशित या आकस्मिक कार्यवाही है, विपत्ति की स्थिति है, आवश्यकता है, आत्मरक्षा है और लास्ट पॉइंट है क्षति के लिए प्रतिकार के प्रति आरक्षित अधिकार। ये जो 7 बिंदु आपके हैं, ये 7 बिंदु ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्यों का जो उत्तरदायित्व है उसमें उनका बचाव किस तरह से संभव है, बचाव कैसी कैसी परिस्थिति में किया जा सकता है। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने जैसा आपको स्पष्ट कर दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के उत्तरदायित्व क्या हैं और इन उत्तरदायित्वों में राज्य के अधिकारी हैं, राजनयिक हैं, गैर सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, इन सब के क्या क्या उत्तरदायित्व बनते हैं इस पर हमने चर्चा की थी। इसी चर्चा में अब हम इनके बचाव के उपाय देख रहे हैं, बचाव के तरीकों को बताया गया है और ये सारे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अनुच्छेद के अनुसार है। अब इसमें जो प्रथम बिंदु हमारा है सहमति या परमिशन। इससे तात्पर्य कि यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के किसी ऐसे कार्य करने की यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य को ऐसा कार्य करने की सहमति दे देता है जो उस राज्य के अनुसार वो कार्य ठीक नहीं है, लेकिन वो सहमति से यानी जहां वो कार्य कर रहा है तो उस राज्य की सहमति के अनुसार वो कार्य कर रहा है, तो उसका वह कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अनुसार वो उस कार्य का दायित्व किसका होगा, जिस राज्य ने उसे सहमति प्रदान की है। कार्य करने वाला जो राज्य है वो उसके लिए उस कार्य में दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा, वो उससे फ्री है। क्यों? क्योंकि जहां उसने कार्य किया है उस देश की परमिशन के साथ उसने ये कार्य किया है। तो ये बचाव का प्रथम बिंदु है। दूसरा बिंदु वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कार्य के प्रति जवाबी कार्यवाही। यदि कोई राज्य किसी अन्य राज्य के प्रति दोषपूर्ण कार्य करता है और वो दोषी है और उस दोषी राज्य के प्रति जो जवाबी कार्यवाही की जाएगी, उस जवाबी कार्यवाही जो की जाएगी वो ठीक होगी, वो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व से मुक्त होगी। उसमें अगर उसके प्रति कोई कार्यवाही होती है तो उसका बचाव किया जाएगा। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कार्य के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोषपूर्ण कार्य किया जाएगा या कोई देश करता है तो उसके प्रति उत्तर में जो भी जवाबी कार्यवाही की जाएगी वो जवाबी कार्यवाही दोषपूर्ण नहीं मानी जाएगी।
और वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार वैध होगी। ठीक है, इसमें देखें ये 2 पॉइंट मैं समझती हूँ कि मैं आपको ठीक से क्लियर कर पाई हूँ। और मैं तीसरे बिंदु पर आपके साथ आती हूँ, वो है आकस्मिक या अप्रत्याशित कार्यवाही। आकस्मिक या अप्रत्याशित कार्यवाही से यहाँ तात्पर्य है जब कोई राज्य कोई दोषपूर्ण कार्य कर जाए और वो कर ले तो उसके अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और वो कार्य अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप नहीं है, लेकिन जब उसने ये कार्य किया है तो इसके पीछे कोई अदृश्य बाह्य घटना कार्य कर रही थी। ठीक है, उससे काम तो गलत हो गया, लेकिन वो आकस्मिक थी, वो काम अचानक था, अप्रत्याशित था, जिससे उसका बचाव होना जरूरी था। इस संबंध में, इस बचाव में जो वो कार्यवाही उसने की, सडनली जो कार्यवाही की, वो कार्यवाही गलत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो आकस्मिक थी, बाह्य और अदृश्य घटना से संबंध रखती थी। इसलिए सफाई में, खुलासे में अगर वो अपनी इस स्थिति को साफ कर देता है तो वह अनुच्छेद के अनुसार बचाव के दायरे में आता है। तीसरी बात के बाद आता है चौथी बात, विपत्ति की स्थिति। विपत्ति की स्थिति से यहाँ तात्पर्य है कि अगर कोई देश विपत्ति की स्थिति में है, यहाँ विपत्ति की स्थिति से तात्पर्य है कि उस देश के नागरिकों का जीवन खतरे में है या देश के शासनाध्यक्ष का जीवन खतरे में है, तो जीवन बचाने के लिए अगर उसने कोई ऐसी कार्यवाही कर ली है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार सही नहीं है, तो उस राज्य को दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा, बशर्त कि उसने इस कार्य को करने के लिए किसी और की मदद न ली हो या बिना वजह विपत्ति की स्थिति क्रिएट न की हो, प्री प्लानिंग इस तरह की स्थिति न हो, केवल अचानक जो विपत्ति आ गई है, उस विपत्ति को, जिसमें जीवन रक्षा का प्रश्न अगर है, तो वो उसके द्वारा की गई कार्यवाही को दोषपूर्ण नहीं माना जाए। ठीक है, यहाँ विपत्ति की स्थिति में हम जीवन रक्षा शब्द जोड़ते हैं। अब मेरी पांचवी बात जो आती है वो है आवश्यकता। यहाँ आवश्यकता को कुछ बातों के साथ जोड़कर स्पष्ट किया गया है, जैसा कि आवश्यकता से तात्पर्य कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राज्य ऐसा कार्य करता है जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप नहीं है और उसे अपने देश के लिए वो आवश्यक लगता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से उसका बचाव होगा। अब इस आवश्यकता तो बहुत सारी हो सकती है। अब इस आवश्यकता का क्या है, आवश्यकता पर क्या है, उन्होंने कुछ लिमिटेशंस लगा दी है, ताकि हर एक देश अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन कर देगा और ये कह देगा ये मेरी आवश्यकता थी। तो इस विसंगति से बचने के लिए आवश्यकता को कुछ चीज़ों के साथ, कुछ तर्क के साथ बताया गया है कि यही आवश्यकता अगर है तो वो दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा देश। अब उस आवश्यकता के अंतर्गत उन्होंने बताया कि अगर कोई देश आने वाले गंभीर संकटों के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की आवश्यकता को सुरक्षित रखने के लिए जो साधन या कार्य अपनाएगा, उनको उसमें लिया गया है। दूसरी बात में उन्होंने लिया है कि दूसरी बात के अंतर्गत उन्होंने लिया है कि अगर राज्यों की दूसरी जो आवश्यकता है उसमें उन्होंने बताया है कि कोई गंभीर विपरीत किसी राज्य के आवश्यक हितों पर यदि कोई गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और उस गंभीर प्रभाव को
से दूर होने के लिए जो वो कार्य करेगा वो दोष मुक्त माना जाएगा। और इस दोष मुक्त कार्य के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय सामान्य विधि के उल्लंघन के सामान्य विधि के अनुसार वो कार्य वैध होना चाहिए। उसमें दूसरे देशों के राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखा जाना चाहिए, उसकी रखा जाना चाहिए। और उसके देश के नागरिकों के हित में वो कार्यवाही होनी चाहिए, उसमें कार्यवाही होनी चाहिए। इन आवश्यकताओं को उन्होंने डिफाइन करने का प्रयास किया है। और आवश्यकता के बाद अगला छठा पॉइंट उन्होंने लिए आत्मरक्षा। आत्मरक्षा से यहाँ तात्पर्य है कि अगर कोई देश अपने खुद की आत्मरक्षा के लिए अगर कोई वैध कार्य करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही से दोष मुक्त माना जाता है। और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि उसके द्वारा किया गया कार्य टोटली पूरी तरह से आत्मरक्षा के लिए होना चाहिए। और इसके लिए वो किसी दूसरे देश के दोषपूर्ण कार्यों को इसमें सम्मिलित न करें। इसमें अंतिम बात जो आती है क्षति के लिए प्रतिकार के प्रति आरक्षित अधिकार। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 29 से 31, 32 और 33 को आरक्षित अधिकार द्वारा बताया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य जो होने वाली क्षति के लिए प्रतिकार कर रहा है तो इसके विपरीत कार्यवाही अगर की जाती है, प्रतिकार लेने के लिए अगर कार्यवाही की जाती है तो वो कार्यवाही दोषपूर्ण नहीं मानी जाती। और उसकी वजह भी ये है कि उसकी बेसिक वजह भी है कि अगर एक देश किसी एक देश पर कोई कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही के प्रति उत्तर उससे उस देश के राष्ट्रीय हितों का नुकसान भी हुआ है, नागरिकों का भी नुकसान हुआ है, तो इस क्षतिपूर्ति के लिए वो कार्यवाही करने का अधिकारी है। तो इस कार्यवाही के अधिकार को उसके आरक्षित अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसा राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार दोषी नहीं माना जाएगा, उसके कार्यों को दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा। वो अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के दायरे में उसे बचाव के अंतर्गत रखा जाता है। मैं एक बार दोबारा से पॉइंट्स को आपके साथ रिपीट कर देती हूँ। सहमति इसका प्रथम पॉइंट है, जिसमें अगर कोई देश दूसरे देश में कोई ऐसा काम कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल नहीं है लेकिन सहमति के साथ काम किया है, इसलिए वो उस कार्यवाही के लिए उसकी ये कार्यवाही दोषपूर्ण नहीं मानी जाती। अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण कार्य यानी कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दोषपूर्ण काम हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन कर रहा है, उसके जवाब में की गई कार्यवाही आपको बचाव के दायरे में रखती है। कोई भी बाह्य अदृश्य घटना अगर घटित हुई और उस संबंध में आकस्मिक कार्यवाही हुई तो वो आपको दोषपूर्ण नहीं मानेगी। अगर एक देश विपत्ति की स्थिति में है यानी जीवन रक्षा का प्रश्न है, उसके द्वारा उस संबंध में की गई कार्यवाही को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से उसमें बचाव में रखा गया, अर्थात उसे दोषपूर्ण नहीं माना जाता। आवश्यकता से यहाँ तात्पर्य होगा कि अगर नागरिकों की आवश्यकता है, देश की कोई विशेष आवश्यकता है इस संबंध में जो कार्यवाही की जाती है वो अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बाहर है। आत्मरक्षा से यहाँ तात्पर्य एक देश अपने स्वयं की आत्मरक्षा के लिए जो कार्यवाही करता है, बशर्ते वो प्री प्लान नहीं हो, किसी और देश के साथ मिलकर कोई और कार्य किसी और दोषपूर्ण कार्य में वो लिप्त न हो, तो आत्मरक्षा के लिए की गई कार्यवाही दोषपूर्ण नहीं मानी जाती। क्षति के लिए यानी आपकी कोई नुकसान हो गया है, किसी देश ने आपका नुकसान कर दिया है, उस नुकसान की भरपाई के लिए आपने जो कार्यवाही की है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय दायित्व में बचाव के अंतर्गत आएगी, अर्थात वो आपका दोष नहीं माना जाएगा, आप दोष विमुक्त होंगे।
इसी के साथ राज्यों का उत्तरदायित्व हमारा यह टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। मैं स्टूडेंट्स से बताना चाहूँगी कि हम 50% से लगभग ज़्यादा कोर्स कर चुके हैं और अब हमारे जो टॉपिक्स बचते हैं उन टॉपिक्स में से मैं आपको अगला टॉपिक जो क्लास में पढ़ाऊँगी वो प्रत्यर्पण से संबंधित टॉपिक में है। संभवतः मैं एक बार और इस सिलेबस को कंसिडर करके उसके बाद आपको अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगी। मोस्ट प्रोबेबली हम प्रत्यर्पण इसमें लेंगे और प्रत्यर्पण से पहले इस टॉपिक जो हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है इससे संबंधित प्रश्न असाइनमेंट के रूप में मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।